औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। साइंटिफिक इंक्वायरी एंड रिसर्च हम पढ़ रहे हैं, जहाँ से हमने पिछली वीडियो छोड़ी थी हम वहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को। तो हमने अभी जो पढ़ना है वो डाटा कलेक्शन प्रोसीजर पढ़ना है, ठीक है। आई होप सो दिस वीडियो विल बी वेरी शॉर्ट, क्योंकि हमारे चंद ही टॉपिक्स रह गए। तो हम देख लेते हैं कि डाटा कलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो क्या है। तो सर्वे, तो हम सर्वे के ज़रिए डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत से लोग सर्वे कराते हैं। तो इसके अंदर यहाँ लिखा गया है कि ऑब्जर्वेटरी रिसर्च है, जिधर अभी हम सिर्फ ऑब्ज़र्व ही कर रहे हैं। और क्वेश्चन एयर और परफॉर्मा, आपको पता है कि हम क्वेश्चन एयर किसी को देते हैं तो वो सवाल फिल करता है, तो इस तरह हमारा सर्वे कंडक्ट हो रहा होता है। तो क्वेश्चन एयर में उन्होंने बता दिया है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ओपन एंडेड ये है कि बंदा बहुत सी कहानियाँ बता देता है। पूछे जी दर्द क्यों हो रही है, तो क्यों बोला, तो अब तो वो 100 बातें बता सकता है। लेकिन अगर हम पूछें दर्द हो रही है येस और नो, तो ये क्लोज एंड हमने उसको ऑप्शन दे दिए हैं कि उसने या तो येस कहना है या क्लोज नो कहना है। तो फिर यहाँ पे लिखा गया है कि सर्वे है और हम कलेक्ट कर रहे होते हैं डाटा को, और एक्सप्लोरेटरी होता है और डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि इसके अंदर हमने सर्वे के अंदर अभी हम सिर्फ उसकी ना एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहे, सिर्फ ऑब्ज़र्व ही कर रहे हैं। और फ़नल टेक्निक उन्होंने कह दिया कि फ़नल यहाँ पर बनाई भी गई है कि मतलब काफ़ी ब्रॉड से हम नैरो चीज़ की तरफ आ जाते हैं, कि मतलब टू द पॉइंट बात कर देते हैं। तो ये उन्होंने हमें बताया कि सर्वे से हमें रिज़ल्ट पता चल जाते हैं कि कौन सी चीज़ ठीक है या नहीं। तो हमने डाटा कलेक्शन प्रोसीजर अगर लिखना आ गया, शॉर्ट क्यू या लॉन्ग क्यू भी आ गया चले, वैसे तो ये शॉर्ट है, ये छोटी सी हेडिंग है। तो हम बताएंगे सर्वे के जरिए, और सर्वे में हमने बता दिया कि हमने क्वेश्चन एयर होता है या परफॉर्मा होता है, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। फनल टेक्निक इसके अंदर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और साइड पे ही बात लिखी हुई है, ये भी हम एक बात देख सकते हैं कि ऑब्जर्वेटरी रिसर्च है, और इसके अंदर हम सिर्फ एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। जब भी कोई बंदा एक्सपेरिमेंट करता है तो फिर उससे आपको पता डाटा कलेक्ट हो जाता है। जब भी एक्सपेरिमेंट का कोई भी रिजल्ट आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये टेक्निक अच्छी है, यानी एक्सपेरिमेंट में हम कोई टेक्निक से अप्लाई कर रहे हैं ना, एज अ बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट। हम उनको कोई भी इंटरवेंशन देंगे तो फिर आप कहेंगे कि चले टेंस का क्या फ़ायदा निकला है, ठीक है। शॉर्ट वेव डायथर्मी या जो भी चीज़ हमने दी है उसको, तो हम एक्सपेरिमेंट करके हमें डाटा कलेक्शन हो सकता है। सर्वे देखा था, फिर एक्सपेरिमेंट देख लिया, और तीसरा इन डेप्थ सर्वे होता है। ये भी थर्ड उसकी ना कैटेगरी ही है कि हमने काफ़ी गहराई में जाकर, ठीक है, सर्वे कर इन डेप्थ मतलब, ठीक है, कर डिटेल्ड। तो ये तीन चीज़ें, सर्वे बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट एंड द इन डेप्थ सर्वे। फिर आ जाता है जी डाटा कलेक्शन स्टेप्स। तो ये हमने कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि हेडिंग्स काफ़ी ना कोर रिलेटिंग है, काफ़ी मतलब सेम ही है। तो पहले हमने देखा था कि क्या प्रोसीजर था डाटा कलेक्ट करने का। अब उसने बता दिया कि डाटा कलेक्शन के स्टेप्स, जब उसने वर्ड स्टेप्स का यूज़ कर लिया, तो स्लाइड में भी होगा और इधर भी है, ये सेम ही है आई थिंक सो, हाँ जी। तो आइडेंटिफाई द इश्यूज़। तो सबसे पहले तो आपको इश्यूज़ की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, ठीक है, कि मसला क्या है। लाइक आपको पता 100 मसले हैं, एक क्लास में भी 100 मसले हो सकते हैं, एक बंदे को 100 मसले हो सकते हैं, उसको कमर में दर्द है, उसको पेट में दर्द है। तो पहले तो आप आइडेंटिफाई करो इश्यूज़ क्या हैं, फिर आपने सिलेक्शन ऑफ इश्यूज़। अब हर मसले के ऊपर तो बहस नहीं ना की जा सकती, तो ये उसने हमें स्टेप्स बता दिए डाटा कलेक्शन के, कि एक तो हमने इशू को आइडेंटिफाई कर लिया है, फिर एक हम सेलेक्ट कर रहे हैं इशू को, फिर अब तीसरे पे आकर उसने बता दिया है कि अब हमने प्लानिंग करनी है, कुछ प्लानिंग एंड अप्रोच करनी है, कुछ एंड मेथड्स, ठीक है। तो अब हमने आकर ना प्लानिंग करनी है कि हमने डाटा कलेक्शन करनी है और उसको ना समराइज़ करना है। फिर उन्होंने बता दिया हमें कि एनालाइज कर सकते हैं हम, और इंटरप्रेट कर सकते हैं, और इम्प्लीमेंट कर देंगे फिर हम। तो ये 6-7 पॉइंट्स बन ही रहे हैं, ठीक है। नंबरिंग गलत हो सकती है, लेकिन सबसे पहले हमें बस इसी तरह तरतीब आप देख लें कि हमने टिश्यूज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, और फिर हमने ना उनमें से गिने चुने ही सिलेक्ट करना है। हर मसले को नहीं डिस्कस किया जा सकता। फिर हम जब हमने सेलेक्ट कर लिया ना, अब हमने क्या करना है, प्लानिंग करनी है कि हम किस तरह से डाटा कलेक्ट करेंगे। ये वाला मसला तो है, बैक पेन, चलो मसला ले लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब हमने ना प्लानिंग करनी है कि हम ये सवाल लिखेंगे, इस तरह लोगों के पास जाएंगे, ठीक है ना। तो प्लानिंग होगी, हमने मेथड्स देख लिए, और फिर हमने डाटा को कलेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये चौथा, आई थिंक सो ये चौथा इसके ऊपर पॉइंट होना चाहिए था, डाटा कलेक्शन और समराइज, ठीक है, कि हमने अब डाटा को कलेक्ट करना शुरू कर दिया है।
जब हमने कलेक्ट करना शुरू कर दिया तो कलेक्शन के बाद एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है कि वाकई ये ठीक था, हमने उसका जायज़ा लेना है, उसके टेबल्स बनाने हैं, जो भी उसको उसके ऊपर वर्क जब हम करेंगे तो उसका एनालिसिस हो जाता है। फिर एनालिसिस हो गया तो फिर उसके बाद हमने इंटरप्रेट करना शुरू कर देना है कि हमने अपने अल्फाज में बयान करना है कि ये था, इसको मसला है, इंटरप्रेट हमने उसको दे दिया और फिर बाद में इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंटेशन एंड पे उसने बता दिया कि हमने जब लागू करना होता है ना इम्प्लीमेंट, अब हम इसको मतलब पूरी पॉपुलेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि ये वाकई ये बात सच्ची है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई, सिलेक्शन, प्लानिंग, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये चीज़ें थी स्टेप्स डाटा कलेक्शन के। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ द डाटा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी डिटेल्ड हमें बहुत ना भी आती होती है, छोटी मोटी बातें अगर ये क्लूज़, ये पॉइंट्स हमारे दिमाग में होंगे तो पेपर करने के काबिल हो सकते हैं हम के टाइप्स ऑफ डाटा प्राइमरी होता है, और प्राइमरी को उन्होंने इधर लिखा हुआ है कि ना रॉ सा होता है डाटा, ठीक है। अब इसकी मिसाल क्लास में भी डिस्कस हुई थी कि मतलब क्वेश्चन एयर लेकर जिस तरह हमारे सीनियर्स आ जाते हैं हमारी क्लास में कि जी बच्चों ये फॉर्म फिल कर दें, आपको पेन तो नहीं है यहाँ पर, अगर आपकी फैमिली में है तो, या फिर आप कितने घंटे एक्सरसाइज करते हो, तो हम वो कर रहे थे, वो प्राइमरी डाटा होता है, वो रॉ सा होता है, ठीक है। और डाटा फ्रॉम द क्वेश्चन एयर, जो क्वेश्चन एयर वो हमारे पास लेकर आते हैं, और जो हिस्ट्री फॉर्म हम फिल कर रहे होते हैं, हमें हिस्ट्री फॉर्म दिए जाते हैं, हम हॉस्पिटल में जाके लिख रहे होते हैं, वो प्राइमरी डाटा हम इकट्ठा कर रहे होते हैं। फिर इन्वेस्टिगेट डायरेक्टली, तो उसने हमें क्या बता दिया जी, डायरेक्टली गेट्स डाटा फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि डायरेक्टली डाटा ले रहे होते हैं, तो हम उनके पास जाकर पूछ रहे होते हैं आपका नाम क्या है, वो क्या मसला है, तो वो प्राइमरी है। तो कुछ पॉइंट्स हमारे माइंड में होंगे, हमने रॉ कह दिए इसको, फिर हमने क्वेश्चन एयर से ले लिया, फिर हमने डायरेक्टली पॉपुलेशन से ले लिया। सेकेंडरी में कह दिया ऑलरेडी प्रोसेस्ड स्टैटिस्टिकल अप्रोच हुई होती है। लाइक एक डाटा था हमारे किसी बंदे ने प्राइमरीली उसको कलेक्ट करके ना ऑफिस में जमा करा दिया, अब उनने उसके ऊपर टेबल्स बना लिए कि टेबल्स में मतलब ग्राफिकल इलस्ट्रेशन कर दी कि इस क्लास में 6 बच्चे हैं, इस क्लास में, ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, एक नाम के कितने बच्चे हैं, तो मतलब थोड़ा सा बहुत उन्होंने ग्राफिकली या टैबुलर फॉर्म कर ली, तो थोड़ा सा तो चेंज आया ना, उसके ऊपर प्रोसेस हुआ। तो जिसके ऊपर प्रोसेस हो जाता है, जिसके ऊपर आप स्टैटिस्टिकल अप्रोच अप्लाई कर लेते हो, तो वो सेकेंडरी डाटा हो जाता है। तो रिजल्ट सेंड ट्यू एग्ज़ाम सेंटर बाय द टीचर, मतलब अब टीचर जब रिज़ल्ट तैयार कर लेती हैं, ठीक है, करते हैं टीचर्स, जब रिज़ल्ट बना लेते हैं कि लिस्ट बना लेते हैं कि इस बच्चे ने इतने नंबर लिए, तो वो जो डाटा होता है ना, फिर जिसके ऊपर प्रोसेस उन्होंने किया होता है, तो वो हमारे पास सेकेंडरी होता है। फिर हमारे पास प्राइमरी डाटा के बारे में मज़ीद बता रहे हैं कि ओरिजिनली कलेक्टेड बाय द रिसर्चर, इट इज़ द फर्स्ट हैंड इन्वेस्टिगेशन, मतलब वही ना प्राइमरी है ना, तो आप डायरेक्टली ले रहे हो, फर्स्ट हैंड है, क्वेश्चन एयर के ज़रिए, परफॉर्मा के ज़रिए। सेकेंडरी डाटा, द डाटा विच हैज़ सम स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स बीइंग परफॉर्म्ड ऑन इट, लाइक ग्राफिकल डाटा, टैबुलर डाटा, ठीक है ना, मीन मोड, मीडियन निकाला हुआ है आपने किसी भी डाटा का कि ये इतना मीन थी, एवरेज इतनी है, इतने फ़ीसद लोगों में ये मसला है, या मीडियन निकाल दिया। फिर अब आ जाता है समराइजेशन ऑफ द डाटा, ठीक है। अब उन्होंने कहा था कलेक्शन ऑफ द प्राइमरी डाटा, तो ये हमसे पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू कलेक्ट प्राइमरी डाटा, किस तरह आप मतलब कलेक्ट कर रहे होते हो। हाँ जी, तो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, इसके लिए आपको डायरेक्टली उस बंदे के पास जाकर पूछना पड़ता है, अच्छा आपको क्या मसला है, कितनी दर्द हो रही है, क्या इंटेंसिटी है, डायरेक्टली जाके उसके सारी मसले पूछ लिए हमने, तो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन हो गई। फिर तीसरे पे उसने लिखा हुआ इनडायरेक्ट, ये हम दोनों इकट्ठे कर लेंगे, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। फिर एक होता है क्वेश्चन एयर और परफॉर्मर्स, उसको हम क्वेश्चन एयर देते हैं और परफॉर्मा देते हैं, तो ये फिल कर दो। फिर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं लाइक मैं अपने से ही यहाँ पर अभी मिसाल देने वाली हूँ कि वेट मशीन्स हैं, कुछ होती हैं ना बैटरी से वाली हैं, जो भी होती हैं सेल वाली, तो उसके ऊपर लिखा आ जाता है ये इतना वेट है, तो वो हमें डाटा मिल गया। बीपी मशीन्स हो सकती हैं, आई थिंक सो। तो वो सब क्या है, उनसे हम भी प्राइमरी डाटा ही ले रहे हैं ना कि अच्छा इसका ये ब्लड प्रेशर आ रहा है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए जो कर रहे हैं। कलेक्शन थ्रू द इन्यूमरेटर्स, तो मरदमशुमारी करने वाले जो लोग होते हैं उनको हम कहते हैं इन्यूमरेटर्स, जो कि सेंसस कर रहे होते हैं।
तो उनको हमने वो भी तो डाटा कलेक्ट ही कर रहे हैं ना। फिर डाटा कलेक्शन द लोकल रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं वो ना लोकल होते हैं। तो हमने क्या 6 चीज़ें देख ली हैं, ये हमें हेडिंग्स के पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए ताकि हम कुछ लिख भी सकें और कुछ हमें समझ भी आ जाए। तो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन हमने कर ली, क्वेश्चनेयर कर लिया। इनडायरेक्ट की मिसाल यही है कि जैसे कि अब हमारा ऐसा कल्चर है कि हम फीमेल्स मतलब उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए मेल नहीं आते। मतलब अगर आपने कोई स्किन एक्सपोज करनी है या कुछ, ठीक है, एब्डोमिनल ले रही है जो भी, तो फिर आप किसी फ़ीमेल को भेज दो। आप रिसर्च कर रहे हो और साथ अपनी असिस्टेंट को भेज दो कि जिसके पास जाओ, तो वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होती है। तो हमने डायरेक्ट देख ली, इनडायरेक्ट देख ली, और फिर हमने क्वेश्चनेयर देख लिया, और फिर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। मुझे अभी इस वक्त ना थोड़ी नींद आई हुई है, मैं काफ़ी ब्रेक के बाद आई हूँ, बट स्टिल थोड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा हमारा काम रह गया। तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद उसने कहा दिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देख ली, फिर इन्यूमरेटर्स देख ली, और फिर कुछ लोकल रिसोर्सेज हैं, लोकल सोर्सेज हैं कि आम लोग बैठे हैं जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसकी कोई भी मिसाल हो सकती है। तो ये था जी कलेक्शन ऑफ द प्राइमरी डाटा, ये आपके माइंड में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ी थी हमने, उस वक्त याद आनी चाहिए आपको। इन्यूमरेटर्स थे और लोकल रिसोर्सेज थे। फिर आ जाता है जी कलेक्शन ऑफ द सेकेंडरी डाटा। तो एनजीओज़ हैं, वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि वो कर रही हैं, और कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर सेकेंडरी डाटा होता है कि आपका रिकॉर्ड सारा होता है, फिर उसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है कि पास्ट में ये था। तो ऑफिशियल गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है। तो एक नॉन गवर्नमेंट हमने ऑर्गेनाइजेशंस देख ली, फिर हमने हॉस्पिटल्स देख लिए, और फिर हमने कहा कि कुछ ऑफिशियल कुछ गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री भी होती है, उनके पास जो डाटा होता है। तो जो मतलब ये सोर्सेज थे। अच्छा, डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, अब इसको उन्होंने इंस्ट्रूमेंट का नाम दे दी ये कंफ्यूज करने के लिए। अब क्वेश्चन और परफॉर्मा को उसने कह दिया कि ये इंस्ट्रूमेंट, अगर क्वेश्चन एयर होगा तो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर परफॉर्मर्स हैं तो हम कर रहे हैं। तो उसने हमें बताया कि स्टैंडर्ड और रजिस्टर्ड, जो क्वेश्चन एयर होता है ना बड़ा स्टैंडर्ड सा होता है, हम रजिस्टर्ड फॉर्म होती है वो, और NPRS उसने लिखा हुआ है इसके अंदर। न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल होता है एक, न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल, NDI नेक डिसेबिलिटी इंडेक्स, और HS हिप हेलस स्कोर। तो ये 3 पॉइंट्स सर ने हमें बताए थे, और मैं 1-2 मिनट लेट आई थी क्लास में, और यही बात उन्होंने उस वक्त शुरू किया था बताना कि NPRS होता है कुछ, ठीक है। ये आई थिंक सो कुछ टूल्स ही हैं जिसके ज़रिए हम डाटा कलेक्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल, और फिर नेक डिसेबिलिटी इंडेक्स है, और फिर हिप हेलस स्कोर है। तो ये डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने लिख दिया। और जो हमारा क्वेश्चनेयर होता है ना वो गोल ओरिएंटेड होता है। मतलब अगर हमारी एक हेडिंग है ना उसके गिर्द हमने घूमना होता है। अगर हम बैक पेन की बात कर रहे हैं तो हम सारी बातें बैक पेन की करेंगे, ठीक है। तो इट्स गोल ओरिएंटेड होता है। फिर उसने हमें बता दिया कि जो परफॉर्मर्स होते हैं आर मेड अकॉर्डिंग टू आवर नीड, नॉट स्टैंडर्डाइज्ड। क्वेश्चन है फिर भी थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, ये तो फिर परफॉर्मर नॉन स्टैंडर्डाइज चीज़ है। और जो क्वेश्चन होता है वो बड़ा सिंपल होना चाहिए, अवॉइड आस्किंग मोर देन 1 क्वेश्चन। तो ये हम आगे मज़ीद इसकी परफॉर्मा के बारे में बात करेंगे। आई थिंक सो ये रूल्स हमारे परफॉर्मा के लिए ही थे कि क्वेश्चन शुड बी सिंपल, बड़ा सादा सवाल होना चाहिए। अवॉइड आस्किंग मोर देन 1 क्वेश्चन इन 1 स्टेटमेंट। एक ही स्टेटमेंट के अंदर 2 सवाल ना करो कि आप वर्जिश करती हैं और कितनी बार करती हैं, आप वर्जिश कितनी बार करती हैं, ठीक है। ये जो तो हमने अब वो हाँ के या ना के, वो तो वर्जिश ही नहीं करती तो कितनी बार का फिर क्या जवाब होगा, ठीक है। तो मतलब अवॉइड आस्किंग मोर देन 1 क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट में एक ही सवाल। तो ये रूल्स हैं, ये उन्होंने हमें तरीका सिखाया है कि एक तो सिंपल होना चाहिए, ऊपर से एक से ज़्यादा सवाल मत करो। अवॉइड यूजिंग टेक्निकल टर्म्स, इतनी भी मतलब हाई फाई टेक्निकल टर्म्स ना आप यूज़ करें कि सिंपल लेमन पर्सन को समझ ही ना आए। पेशेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नो एम्बिगुअस टर्म, कोई ऐसी टर्म मत यूज़ करो जिससे कोई और ही मतलब लीडिंग क्वेश्चन जाए, ठीक है। तो एम्बिगुअस टर्म आपने नहीं यूज़ करनी। और फिर अवॉइड फ्रॉम लीडिंग क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन ना पूछें जो कि पूछते पूछते दूसरा सवाल उसके साथ शुरू हो जाए, ठीक है। यही एक्सरसाइज की मैंने आपको बात की थी, आप कितनी बार एक्सरसाइज करती हैं, वो करती ना हो तो वो फिर क्या जवाब दे, ठीक है।
तो लीडिंग क्वेश्चंस नहीं आपने पूछने। लेवल ऑफ लैंग्वेज वही बात कह रहे हैं, 2 दफ़ा उसने यूज़ किया कि सिंपल लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है, आपने टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज़ करनी। फिर लेवल ऑफ जो आपका लैंग्वेज होना चाहिए उसका आपने ज़रा ध्यान रखना है। तो हमने क्या रूल्स थे कि सिंपल, अवॉइड आस्किंग मोर देन वन क्वेश्चन, टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज़ करनी, एम्बिगुअस टर्म यूज़ नहीं करनी, लीडिंग क्वेश्चंस नहीं देखने, एंड लेवल ऑफ लैंग्वेज आपका लोकल होना चाहिए। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट द क्वेश्चन ऑफ योर परफॉर्मेंस शुड बी अकॉर्डिंग टू द गोल, बिल्कुल गोल ओरिएंटेड है, हम पहले भी पढ़ के आए हैं। और टू टेस्ट योर परफॉर्मेंस लाइक यूज़ पायलट स्टडी इन स्मॉलर पॉपुलेशन बिफोर गोइंग ऑन द लार्जर पॉपुलेशन। हाँ जी, तो अगर आपने एक क्वेश्चन बना लिया ना, ये नहीं कि आप उसकी हज़ारों कापियाँ निकलवा लें, मतलब जितना भी आपका सैम्पल साइज़ है, पहले आप कोशिश करें कि थोड़े क्वेश्चन बनाएं, 5, 6 या 10 बना लें। अब मतलब थोड़ी, जितने भी स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर आप उसको टेस्ट करें कि देखें कि क्या ये सवाल पेशेंट्स जवाब देते हुए इजी हैं कि नहीं, और कौन सा सवाल आपको ज़रूरी लग रहा है कि ये भी होना चाहिए था। कुछ आप ऐड कर लेंगे, कुछ डिलीट कर लेंगे, कुछ माइनस कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे क्वेश्चंस। तो उन्होंने यही बताया कि पायलट स्टडी है कि पहले आप बड़ी स्टडी करने से पहले शुरू में जो छोटी स्टडी कर रहे हैं आप, ठीक है, छोटी पॉपुलेशन के ऊपर। तो ये उन्होंने हमें चीज़ें बता दी हैं। फिर एडवांटेजेस, अब सैम्पलिंग का ना एक टॉपिक शुरू हो गया, सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। पेज शायद आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम इसके ना एडवांटेजेस पहले पढ़ लेते हैं कि अगर कोई बंदा सैम्पलिंग कर रहा है, ठीक है, सैम्पल मतलब साइज़ और सैम्पल, आपको पता है हमेशा हमें ये मिसाल दी जाती है कि एक देग बनी है और देग को चखने के लिए हम थोड़ा सा सैम्पल अंदर से लेते हैं और हम बताते हैं टेस्ट करके कि नमक मिर्च ठीक है या बहुत अच्छी बन गई है या बुरी है, ठीक है। तो हम सैम्पल ले रहे होते हैं, तो ये एक तो आपका टाइम बचा लेता है, ठीक है। या जिस तरह हमारी क्लास के हम बात कर लें, CRGR को हम भुलाकर मैसेज कन्वे कर लेते हैं, तो हमने सैम्पल करके उनके इकट्ठे मतलब उनको इलेक्ट किया होता ना, तो इससे टाइम बच जाता है एक तो, फिर आप के पैसे बच जाते हैं। फिर उसने बता दिया कि इफ़ योर पॉपुलेशन इज़ इनफिनिट देन सैम्पलिंग परफॉर्म्स, अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है ना, बहुत बड़ी पॉपुलेशन इनफिनिट है, तो फिर हम सैम्पलिंग कर रहे हैं ताकि थोड़े लोगों के ऊपर ही टेस्ट कर लिया जाए, ठीक है ना। अगर आपने देखनी है कि गुजरात के लोग हैं तो उनके अंदर आई एम सॉरी ये ख़राब हो गया, तो गुजरात के लोग हैं तो उसके अंदर लो बैक पेन मतलब कितनी है। अब हर लोगों पे आप तो नहीं ना कर सकते, तो आपने कोशिश किया कि 100 या 200 लोगों पे देख लिया, तो इन्फिनिट थी, तो आपने मतलब 200 लोगों पे कर लिया, तो आपके पैसे बच जाएंगे, आपके टाइम बच जाएगा, ठीक है। इसलिए सैम्पलिंग करता है। वन सैम्पलिंग यूनिट्स आर सेंसिटिव, मतलब सैम्पलिंग यूनिट्स बड़ी अच्छी हैं, सेंसिटिव है, मतलब इफ़ेक्टिव हैं वो, अगर तो फिर हम सैम्पलिंग कर लेंगे। मतलब CRGR की मिसाल ले लो, अगर वो ही बहुत अच्छे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ वेल, तो फिर हम क्या है, वो सैम्पलिंग यूनिट इफेक्टिव है, सेंसिटिव है, पूरी क्लास को इससे पता चल जाएगा कि क्लास कैसी है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं। तो इस टाइप की चीज़ हम कह रहे हैं कि इसी तरह अगर देख के ही हम बात कर रहे थे कि थोड़ी चीज़ को हमें पता लग गया तो वो सारा ही पता चल जाता होता है। तो इफ़ पॉपुलेशन इज़ अनरिस्पॉन्सिव देन सैम्पलिंग इज़ डन। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जवाब देना पसंद नहीं करते, रिस्पॉन्स करना नहीं, वो कहते हैं हमारी स्टडी मत ही करो, तो फिर हम सैम्पलिंग कर लेते हैं। जो लोग करना चाह रहे हैं, जो विलिंग हैं, तो फिर हम सिर्फ उनको ही ले लेते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग भी एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम कुछ भी चीज़ हम वरना तो हमें मोटिवेशन ही नहीं मिलती। मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ अस ऐसे ही कहते हैं छोड़ो पड़ा कौन सा आना है, तो हम इसको इम्पॉर्टेंट अगर कंसिडर करेंगे तो अच्छा पढ़ेंगे कि हमने क्या देखा है। में भी आ सकता है, ठीक है, कि टाइम सेविंग है, एक तो आपकी वक्त बच गया, बहुत ज़्यादा लोगों पर रिसर्च करने के बजाय आपने थोड़ा पे कर लिया, फिर आपके पैसे बच रहे हैं। फिर अगर बहुत इन्फिनिट है तो फिर आप कर रहे हो, और अगर यूनिट्स सेंसिटिव मतलब अच्छी हैं, सेंसिटिव हैं, तो तब आप कर लेते होते हो। और फिर अगर पॉपुलेशन इज़ अनरिस्पॉन्सिव देन सैम्पलिंग इज़ डन, तो ठीक है, और जवाब नहीं दे रही थी तो आपने कर लिया। तो ये बातें हमने देख ली। फिर सैम्पलिंग एरर होता है और एक नॉन सैम्पलिंग, कभी कभी ना सैम्पल ही ठीक नहीं होता, डिपेंड्स विद द साइज़ ऑफ द सैम्पल। अगर आप सैम्पल इतना छोटा ले लोगे, वही है ना कि अगर पूरी देग में से आप 2 दाने चख रहे हो, क्या टेस्ट आना है आपको, ठीक है। इसी तरह हज़ारों की पॉपुलेशन है, उनमें से 2 लोग आपने कलेक्ट कर लें, दिस इज़ नॉनसेंस।
कोई सैम्पल साइज़ भी बढ़ा रखो, ठीक है ना, 100 तो कम से कम लोग आपने किए होंगे। वैसे मिसाल थी कि अगर साइज़ ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रहा होता है, जितना छोटा आप सैम्पल ले रहे होता है ना, उतने एरर के फिर चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको शायद कुछ करैक्टरिस्टिक्स आपको पता ही नहीं चली कि अंदर लोगों की कैसी हैं, ठीक है ना जी। फिर नॉन सैम्पलिंग एरर आ जाता है, एरर ड्यू टू द यूनिट। अब सैम्पल आपने ठीक लिया था, यूनिट आपने गलत लगा दिया। लाइक हाइट आपने इंचज़ में फाइंड करनी थी, आपने सेंटीमीटर लिख दिया। हाइट आपने फीट फुट में, ठीक है, बतानी थी, आपने उसको इंचज़ में बता दिया। तो आप कह दो ये बंदा 2 इंच, कह दो ये बंदा 4 इंचज़ का, तो ये नॉनसेंस है। 4 इंच का तो नहीं है ना, 4 फुट का हो सकता है। अच्छा जी, फिर तो एरर ड्यू टू द यूनिट, तो नॉन सैम्पलिंग पूछ सकते हैं जी कौन से होंगे, तो हम कहेंगे यूनिट उसकी ठीक नहीं आपने यूज़ की, केजी यूज़ करनी थी आपने, सिर्फ ग्राम यूज़ कर लिया, ठीक है। डैमेज इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट था जिससे आप फॉर एग्जांपल वेट मेजर कर रहे हो वो ख़राब हुआ हुआ था। फिर रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, आपने उसको पढ़ने में आपको ना ज़रा उधर लिखा हुआ 22 था, आपने गलती से गलत पढ़ लिया, आपने ऑब्जर्व यानी चलो गलत कर लिया। फिर रॉन्ग टेक्निक, आपने ग्रेटर टंग कैंटर की शायद ने मिसाल दी थी कि आपने एंटीरियर स्पिरियलिक स्पाइन पे हाथ लग कर आपने मेजरमेंट कर लिए, करनी आपने ग्रेटर टू कैंटर से थी, मतलब रॉन्ग टेक्निक कर ली ना। तो एक तो यूनिट हो गया, फिर इक्विपमेंट खराब था, ऑब्जर्व आपने गलत कर लिया, आपको चक्कर आ रहे थे, आपको नींद आई हुई थी, आप थके हुए थे, आपने गलत रीडिंग पढ़ ली, ठीक है। और रॉन्ग टेक्निक हमने देख लिया कि गलत जगह आपने हाथ रख लिया, गलत जगह आपने यूज़ कर लिया, ये कुछ ऐसा कर दिया आपने। फिर होते हैं हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। पहले हमने एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग देख लिए, फिर हमने क्या देखा था, एरर्स देख लिए। अब हम कह रहे हैं कि रैंडम सैम्पलिंग, ईच इंडिविजुअल हैज़ इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। आप सैम्पलिंग करने जा रहे हो, मिसाल के तौर पर CRGR बनाने हैं आपने, तो आप बिल्कुल अनबाइज्ड वे में बना रहे हो, ठीक है। तो आपने रैंडम 2 लोग उठा लिए हैं, और कभी कभी तो आपको नॉन रैंडम सोच समझ के बनाना पड़ता है, ऐसे नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये अब आपकी पर डिपेंड करता है। तो ईच इंडिविजुअल हैज़ इक्वल चांसेस, हर बंदे के पास इक्वल चांसेस होंगे, ठीक है, ये नहीं कि हर दफ़ा वही बने या हर दफ़ा वो ना बने, इक्वल चांसेस हैं। तो इट्स रैंडम सैम्पलिंग। और नॉन रैंडम में डज नॉट हैव इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन, अपनी मर्जी से अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो वो नॉन रैंडम हो जाती है। फिर टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये वाकई ही इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें, क्योंकि इट्स अ यूनिक टॉपिक कि रैंडम सैम्पलिंग हमने कह दिया है। अब उसकी टाइप्स क्या होंगी। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, चुप करके आपने 2 पर्चियाँ उठाई और 2 लोग आपने कर ली, या फिर 2 लोगों को आपने रैंडमली एक रो से ऐसे उठा लिया, एक दर से उठा लिया, आप किसी को जानते नहीं है, वो कुछ पता नहीं कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। तो सिंपल रैंडम आपने सैम्पलिंग कर लिया, विद ईच इंडिविजुअल हैज़ इक्वल चांसेस ऑफ द सिलेक्शन। फिर ना जो सिंपल जो रैंडम सैम्पलिंग होती है ना, सिंपल वाली, फिर उसने बता दिया उसके अंदर विदाउट रिप्लेसमेंट भी होता है और विद रिप्लेसमेंट भी होता है। मतलब कि आपने विदाउट रिप्लेसमेंट ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ना चिट्स उठानी थी, पर्चियाँ उठानी थी, ठीक है, जिसको कहते हैं ना कुरानंदाजी है। तो कुरानंदाजी थी, तो उसके अंदर से आपने 2 स्लिप्स उठा ली, आपने चिट्स उठा ली, तो 2 लोग सेलेक्ट हो गए। विदाउट फिर विद रिप्लेसमेंट ये होता है कि आपका दिल किया चलो एक वापस रख के ना, अब मैं दोबारा दूसरी उठा लेता हूँ, तो जो आपने वापस रखी थी ना, उसके अंदर चांसेस हैं वो दोबारा भी आ सकती है, ठीक है। और चांसेस नहीं भी हैं, वो नहीं भी आ सकती। तो विद रिप्लेसमेंट, जब आप रिप्लेस कर रहे होते हो ना, तो एक ही बंदे के दोबारा सिलेक्ट होने के ना चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग थी। जो विदाउट रिप्लेसमेंट तो चलो ठीक है, एक दफ़ा जो हो गया वो हो गया। विद रिप्लेसमेंट की मैंने आपको बात बता दिया। फिर क्लस्टर सैम्पलिंग आ जाती है जी, ग्रुप्स विद मिक्सड करैक्टरिस्टिक्स। कुछ लोगों की ना कुछ करैक्टरिस्टिक्स मिक्स्ड है, मतलब बेशक वो डिपेंड्स ऑन द एरिया, एक एरिया के लोग हैं, समझो एक क्लास के लोग हैं, लेकिन हर एक करैक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं, ठीक है, खसूसियात डिफरेंट हैं, कोई सख्त है, कोई नरम है, कुछ कैसा है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं मिक्स्ड करैक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन ये एरिया तो आपने याद कर लेना, जो क्लस्टर है वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और वो मिक्स्ड करैक्टरिस्टिक्स हैं। जबकि जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, चले स्ट्रेटिफाइड इसके साथ लिंक है, पहले हम स्ट्रेटिफाइड पढ़ लेते हैं। जबकि स्ट्रेटिफाइड में ना स्ट्रेटा ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद कॉमन करैक्टरिस्टिक्स, क्लस्टर में मिक्स करैक्टरिस्टिक्स थी, और स्ट्रेटिफाइड में उन्होंने बता दिया हमारे पास कॉमन करैक्टरिस्टिक्स होंगी। आई एम सो टायर्ड, मैंने रेस्ट भी बहुत किया, स्टिल आई एम टायर्ड, आई डोंट नो वाई। मतलब नींद हल्की हल्की आ रही है, बल्कि
इट्स ओके। ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमने यही कहा है कि उनकी ना कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होंगी। मतलब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो सेम क्लास के लोग हैं, फिर ऊपर से सेम सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं सब ने, फिर सेम एज चलो कह लो, मतलब कुछ लिहाज से, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी सेम है, चलो ठीक है, एज चलो सेम है, जेंडर सेम है, गर्ल्स की बात हो रही है यहाँ सिर्फ, तो वो स्ट्रेटा होगा। और फिर आ जाता है सिस्टमेटिक, एक सिस्टम के तहत आपने सैम्पलिंग की है, लाइक nth नंबर, और एंड कैपिटल N इज़ द पॉपुलेशन, स्मॉल n इज़ द सैम्पल साइज, एंड स्मॉल n जो nth नंबर है ना, मतलब इसके अंदर यही मिसाल है कि क्लास में लोग बैठे हुए दो रो, मतलब दो रोज़ चलो कह लो करके बैठे हुए, दो जगहों पे करके बैठे हुए हैं, तो हमने हमने ये डिसाइड किया कि हर चौथे बंदे को हमने सेलेक्ट कर लेना है। अब वो अपनी मर्ज़ी से बैठे हुए थे, तो अब वो nth नंबर है ना, हर चौथे बंदे को करना है या हर पाँचवें को करना है, हर छठे को करना है, वो nth नंबर किस तरह फाइंड होगा, वो डिपेंड करता है कि सैम्पल साइज़ और पॉपुलेशन साइज़ कितना, मतलब क्लास में फॉर एग्जांपल 30 लोग हैं, ठीक है, और अगर आप चाह रहे हो कि आप 6 लोग करो, ठीक है, 6 5 30 होता है, तो फिर आप 6 लोग करना चाह रहे हो, तो नहीं, आपने 30 को 6 पे डिवाइड कर दिया है, तो 5 आ जाएगा आपके पास, तो मतलब आपने हर पाँचवें के बाद आपने बंदा सेलेक्ट कर लेना है, तो इस तरह 6 लोग आप सेलेक्ट कर लोगे, क्योंकि आपने दिमाग में चलो सोचा हुआ था कि हमें 6 लोग सेलेक्ट करने हैं, और ठीक है, और पॉपुलेशन भी आपको पता थी 30 लोग थे, 6 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो ये नहीं था पता चल रहा कि कितने में नंबर के बाद आपने करना है, तो इस तरह वो डिवाइड करके आंसर आ जाएगा कैपिटल एन ओवर स्मॉल एन, 30 डिवाइडेड बाई 6, आप अपनी मर्ज़ी से जितने लोग रखना चाह रहे हो, तो फिर आपको nth नंबर मिल जाएगा। अच्छा, तो फिर वाई टू परफॉर्म द रैंडम सैम्पलिंग व्हेन वी हैव अ पूल ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, जब आपके पास बेशुमार लोग हैं ना, अब आपको समझ नहीं आ रही कि अब इतने ज़्यादा लोगों पर स्टडी तो आप कर नहीं सकते, पूल ऑफ इंडिविजुअल्स है मतलब ज़्यादा लोग हैं, तो फिर आप कोशिश करते हो कि आप रैंडम सैम्पलिंग कर लो, और फिर रैंडम सैम्पलिंग आप तब नहीं करते जब आपके पास पूल ऑफ इंडिविजुअल्स ही नहीं है, जब आपके पास इतने ज़्यादा लोग ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल क्लास में 3 ही लोग हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से 2 सेलेक्ट कर लो, या 2 ही लोग हैं, इतने लोग ही नहीं है, तो फिर आपने रैंडम क्या करना है इसमें, ठीक है। आखिरी आखिरी टॉपिक रह गए हमारे पास, जस्ट ये 2 पेज रह गए हैं, और प्रोबेबिलिटी वाला हमें सेंड ही नहीं हुआ अभी, तो वो पेंडिंग रहेगा, वो खुद ही करना पड़ेगा हमें जब मिला, तो सिर्फ 2 पेज है हमारे पास, जो ये हमने पढ़ लिया ना ये, अच्छा ये वाली हमने पिक्चर नहीं डिस्कस की, चलिए ये भी कर लेते हैं, नो वरीज, ये पहले आती थी, खैर। अच्छा, आखिरी टॉपिक है हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन, तो यही पढ़ लें, सैम्पलिंग रिलेटेड था, यही क्या है कि रिसर्च पॉपुलेशन क्या है, हम वो आखिरी टॉपिक बाद में करते हैं, ये हमारे साथ लिंक्ड कर रहा है, तो रिसर्च पॉपुलेशन इसने कहा जी लार्ज कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स दैट इज़ द मेन फोकस ऑफ योर रिसर्च, मतलब बहुत ज़्यादा लोग थे। रिसर्च पॉपुलेशन कौन सी होती है जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो, मतलब बेशुमार लोग हैं जिस पे आपने रिसर्च करनी है। सैम्पलिंग क्या होता है, पोर्शन फ्रॉम द पॉपुलेशन, और टेस्ट ऑन इट, इम्प्लीमेंट इट ऑन द, हम इसको टेस्ट करते हैं और फिर पॉपुलेशन पे लगा देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, और सैम्पल आपने हमेशा उधर से लेना होता है जिसको आपने स्टडी कर रहे हो, ठीक है, उधर से ही। गुजरात के लोगों को स्टडी कर रहे हो तो ये नहीं कि इस्लामाबाद के 2 लोग इकट्ठे करके सैम्पल ले लिए, नो, गुजरात के पीपल कर रहे हैं तो गुजरात के लोग लो, ठीक है, तो मतलब पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जिसको आप स्टडी कर रहे हो उधर से लेते हैं, और ये बात सिंपल ही लिखी हुई थी, और एक और बात उसने बता दिया, कैलकुलेटेड वैल्यू की बात उसने की हुई है, जो चीज़ सैम्पल से मिलती है ना, एज़ फॉर सैम्पल एज़ फॉर स्टैटिस्टिक, सैम्पल से कुछ भी आप कैलकुलेट कर रहे हो उसको हम स्टैटिस्टिक कहेंगे, पॉपुलेशन से जो चीज़ आप कैलकुलेट कर रहे हो उसको हम पैरामीटर कहेंगे, और पर्पस ऑफ सैम्पलिंग बता दिया है, वी नीड टू गेट इन्फ्रेंशियल। अच्छा, क्यों हम सैम्पलिंग करते हैं इसकी ना, वैसे ही मैंने एक झलक मारी थी तो याद तो नहीं किया, लेकिन पर्पस ऑफ सैम्पलिंग लिखा हुआ था वहाँ पर स्लाइड में, और अभी हमने कॉन्सेप्ट ले लिया कि हम क्यों सैम्पलिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने ना इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक हासिल करना है रिगार्डिंग द पॉपुलेशन, हमने कोई नतीजा निकालना है, इन्फरेंस होता है ना नतीजा, हमने ना सैम्पल हम क्यों करते हैं लेते हैं, क्योंकि हमने पॉपुलेशन का नतीजा निकालना होता है कि वो कैसी है, ठीक है ना,
तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक हमने चाहिए होती है हमें, और स्टैटिस्टिक हमने बता दिया calculated value from the sample is statistic and calculated value from the population is parameter। आखिरी 2 पेजेस रह गए हमारे पास जो कि क्विज़ में इंक्लूडेड नहीं थी, नहीं पढ़े हमने, लेकिन लेक्चर लिया हुआ तो इसको चलो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन है। हाँ जी, तो सर ने क्लास में हमें एपिडेमियोलॉजी के बारे में बताया था कि क्या होती है। तो इट इज़ एक्चुअली ना टाइम, पर्सन एंड प्लेस के लिहाज से ना हम जब किसी डिज़ीज़ को डिस्कस करेंगे ना तो उसको एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिज़ीज़, जब भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी बीमारी को उसके पर्सन, प्लेस और टाइम के लिहाज से, ठीक है, जैसा नोन होता है ना पर्सन, प्लेस, थिंग, इसी तरह एपिडेमियोलॉजी पर्सन, प्लेस और टाइम होता है। तो इसको हमने एपिडेमियोलॉजी कह दिया। और स्टडी डिज़ाइन का यही मतलब होता है हाउ द इन्वेस्टिगेशन विल बी कंडक्टेड, ठीक है ना, कि वो किस तरह की होगी। तो उसने हमें बता दिया है कि 2 तरह की होती है। तो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन के अंदर हमने बता देना ऑब्जर्वेशनल होती है, नाम शो कर रहा है कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, सिर्फ चुप करके ऑब्जर्व ही करना है। और एक्सपेरिमेंट में आपने एक्सपेरिमेंट करना होता है। ऑब्जर्वेशनल की डेफिनेशन देख लेते हैं। हाँ जी, इसके अंदर लिखा हुआ है इन ऑब्जर्वेशनल स्टडी द इन्वेस्टिगेटर स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द स्टडी, ठीक है, वो उन इवेंट से कोसों दूर रहता है, ठीक है। अच्छी सी उसने एक हमें डेफिनेशन दे दी है, द इन्वेस्टिगेटर स्टैंड अपार्ट, दूर खड़ा होगा, फ्रॉम द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द स्टडी। उसको कोई लेना देना नहीं है क्या है, बस उसने चुप करके स्टडी करनी है, ठीक है ना, उसके अंदर अमल दखल नहीं करेगा कि इसको चेंज कर दो, ये कर दो। दिस सिंपली ऑब्जर्व, ठीक है ना, एंड रिकॉर्ड। इसके अंदर दिस इंक्लूड्स मतलब सिंपली आपने ऑब्जर्व करना है और बस रिकॉर्ड कर लेना। इतने लोग थे, ये उनका बिहेवियर था, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वैसा उनका रोल है, ठीक है। ये नहीं कहना कि चेंज करें। तो द इन्वेस्टिगेटर स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द स्टडी। ओके, फिर एक्सपेरिमेंटल में आ जाता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो इंट्रोड्यूस करता है एन इंटरवेंशन एंड ऑब्जर्व द इवेंट्स विच टेक प्लेस इन द स्टडी। अब उसने इंटरवेंशन करनी है। एक्सपेरिमेंट यही होता है ना, अब उसने कुछ डिफरेंट करके दिखाना है, कोई थेरेपी इंट्रोड्यूस करानी है, ठीक है, कुछ करना है उसने, अब चुप नहीं बैठे रहना उसने। अब आ जाता है जी डिसीजन ट्री। तो क्या हमने देखी, इंट्रोड्यूस एन इंटरवेंशन एंड ऑब्जर्व द इवेंट्स विच टेक प्लेस इन द स्टडी। अच्छा, डिसीजन ट्री क्या होता है? डिसीजन ट्री चलें देख लेते हैं हम। उसने कहा है कि एक इंटरवेंशन है, इंटरवेंशन को दरमियान में लिख दिया गया। अगर इंटरवेंशन नहीं होगी, मतलब कोई टेक्निक नहीं लगा रहे, तो ऑब्वियसली वो ऑब्जर्वेशनल है, ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, कोई इंटरवेंशन नहीं है। अगर इंटरवेंशन होगी यस, तो वो हो जाएगी एक्सपेरिमेंटल, कि मीन्स डैट आपने इंटरवेंशन दी है, मतलब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये बात हो गई। फिर उसने अब ना हमने डिवीजन कर दी, अब ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल की बात कर लेनी है हमने आखिरी पेज पे। तो ऑब्जर्वेशन में उसने दरमियान में लिख दिया जी कंपैरिजन। अगर आप कंपैरिजन नहीं कर रहे तो वो अलग चीज़ होगी। कंपैरिजन तो आप कर सकते हैं ना, इंटरवेंशन नहीं कर रहे, कंपेयर तो कर सकते हो ना। अगर कंपैरिजन यस है तो उसके 4 पॉइंट्स बता दिए। नो वाले देख लेते हैं कि ऐसी ऑब्जर्वेशनल स्टडी, ठीक है, ऐसी ऑब्जर्वेशनल स्टडी जिसके अंदर कोई कंपैरिजन नहीं है, तो ये आपने याद करना है, वो डिस्क्रिप्टिव होती है। डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशनल स्टडी ऐसी है इन विच देयर इज़ नो कंपैरिजन, दैन केस रिपोर्ट, दैन केस सीरीज, दैन पॉपुलेशन स्टडी। आप पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो, कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ जी, तो हमने क्या देखा, हमने डिस्क्रिप्टिव देख लिया, केस रिपोर्ट देख ली, केस सीरीज़ देख ली और पॉपुलेशन स्टडी देख ली। फिर अगर आपने कंपैरिजन को यस कर दिया ना, मतलब आप कंपेयर कर रहे हो, तो उसके अंदर उसने नाम दे दिया एनालिटिकल। एनालिटिकल एक ऐसी ऑब्जर्वेशनल स्टडी है इन विच यू डू कंपैरिजन, क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल। इधर उधर केस रिपोर्ट और सीरीज़ था ना, इधर केस कंट्रोल आ गया, मतलब हाई फाई, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एंड केस कंट्रोल। एंड देन कोहर्ट, जिसको कोहार्ट भी पढ़ते हैं कुछ लोग, कुछ कोहर्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो एनालिटिकल देख ली, एनालिटिकल ऑब्जर्वेशनल स्टडी, देन केस कंट्रोल, देन क्रॉस सेक्शनल एंड कोहर्ट। एक और उन्होंने हमें कंसेप्ट इधर बताना चाहा है, क्रॉस सेक्शनल जो होती है ना, उसके अंदर इसने लिखा हुआ है, ये देखें, ई इज़ एक्सपोजर और इज़ आउटकम। ई एक्सपोजर और आउटकम सेम होता है, तो ये आपने किसी तरह से खुद ही रटा मार लेना अपने माइंड में। अभी हमने इसको डिस्कस मज़ीद करना था तो हम नहीं कर पाए थे, ठीक है। आई डोंट थिंक सो ये हमारे सिलेबस वैसे हो गई, मिड से पहले वाले में है ये। अच्छा,
तो क्रॉस सेक्शनल में उसने हमें बता दिया कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं और इसके अंदर जो एक्सपोजर होता है ना और जो नतीजा निकल रहा होता है वो होता है जी सेम। फिर मिसाल के तौर पर एक्सपोजर क्या है, स्मोकिंग है ना, और उसका नतीजा निकल रहा है लंग कैंसर हो गया उसको। मेरे अपनी तरफ से मिसाल है। इसी तरह केस कंट्रोल में ना पास्ट की वो बात करता है, एक्सपोजर से अब आउटकम, वो पास्ट में स्मोकिंग करता था और उसकी आउटकम आ गई, एक मिसाल है, ठीक है। और कोहर्ट में उसने कह दिया है कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि अगर वो स्मोकिंग करे तो फ्यूचर में उसको क्या होगा, ठीक है। तो वैसे हम इररिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया, इसके अलावा अगर हम देखें तो हमने केस क्रॉस सेक्शनल कहा, तो इसके अंदर एक्सपोजर इज इक्वल टू द आउटकम एंड ये क्रॉस सेक्शनल था। केस कंट्रोल का याद रखना है, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। एंड ई से ओ की तरफ ही आ रहे हैं आप, और कोहर्ट में भी आप ई से ओ की तरफ ही जा रहे हो, बट इट इज़ इन द फ्यूचर। आखिरी चीज़, द वेरी लास्ट थिंग, इट इज़ रेंडमाइजेशन। तो एक्सपेरिमेंट था, अच्छा ऑब्जर्वेशन में हमने देख लिया कंपैरिजन की बिना पर, और एक्सपेरिमेंट में हमने देख लेना है कि रेंडमाइजेशन कर लेते हैं। अब एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हैं, तो अगर रेंडमाइजेशन यस है तो सिर्फ एक ही है, RCT, नाम यही है जी, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, नाम से पता लग रहा है। और रेंडमाइजेशन नहीं होगी तो NRCT, नॉन रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, जिसको हम कोसाई एक्सपेरिमेंट, कॉसी या कोसाई, ठीक है, अब जो भी पढ़ना एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो जो नॉन रेंडमाइज्ड कंट्रोल को ट्रायल होती है ना, उसको कोसाई और कॉसाई कॉसी ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ द सिलेबस। सिर्फ एक टॉपिक छोटा सा प्रोबेबिलिटी वाला नहीं डिस्कस हुआ जो कि मिड्स वाला है, अदरवाइज योर सिलेबस इज़ completed for the mids. And thank you so much for listening to me and to bearing me, and remember me in your prayers. Jazakallah. Allah Hafiz.